हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चूंकि इस बार का सेशन और बीते कई सेशन को हमने पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत कवर किया है और उन खास महीनों में जो भी चर्चा में रही होंगी खबरें, जो भी सवाल उनसे बनाए जा सकते हैं और जिन चीज़ों को हमें मैप पर देख करके समझना है, उन सारी बातों को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। आज का जो एपिसोड है वो इस सीरीज का 8वां एपिसोड है और इसका जो पहला सवाल है उससे शुरुआत करें। खबर थी देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए थे। यानी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अब हम जनवरी माह की जो खबरें हैं जनवरी 2023 की, उनको यहाँ कवर कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलेक्जेंड्रिया मिस्र का एक प्रमुख भूमध्य सागर तटीय बंदरगाह है। दूसरा, केवल मिस्र और इजराइल ही भूमध्य सागर और लाल सागर को एक साथ स्पर्श करते हैं। और तीसरा, मिस्र की राजधानी काहिरा एक तटीय नगर है। चूंकि मिस्र से संबंधित अतिथि थे, इसलिए मिस्र से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हमें यहाँ पर देखनी है। अब यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है तो एक एक करके देखें। अलेक्जेंड्रिया मिस्र का एक प्रमुख भूमध्य सागर तटीय बंदरगाह है या फिर नहीं। यहाँ आपको मैप में दिख रहा है मिस्र का क्षेत्र है ये, यहाँ लाल सागर है, ये है भूमध्य सागर और ये है अलेक्जेंड्रिया यहाँ। तो अलेक्जेंड्रिया आपको दिख रहा है कि ये भूमध्य सागर के तट पर मौजूद है। तो जो पहला वाला कथन है ये सही है। अगला, केवल मिस्र और इजराइल ही भूमध्य सागर और लाल सागर को एक साथ स्पर्श करते हैं। तो मिस्र पूरा आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, ये भी जो भाग है ये मिस्र का ही हिस्सा है। सिनाई पेनिनसुला के नाम से आपने इसको पढ़ा है। ये है इजराइल। तो इजराइल को भूमध्य सागर का तो तट मिल गया। दूसरा जो लाल सागर है, लाल सागर का जो विस्तार है यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा यानी अकाबा की खाड़ी के पास, ये हिस्सा भी इजराइल को मिलता है यहाँ पर। तो इजराइल के पास भूमध्य सागर और लाल सागर तक पहुंच है और मिस्र के पास सीधे तौर पर भूमध्य सागर और लाल सागर तक पहुंच है। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये है अलेक्जेंड्रिया, ये है भूमध्य सागर और यहाँ लाल सागर। तो कुछ इस तरह से दोनों ही देशों को यहाँ पर तट मिल जाएगा, ये सही है। अगला है, मिस्र की राजधानी काहिरा या कायरो एक तटीय नगर है। तो क्या ये तटीय नगर है? नहीं, ये यहाँ पर है। हालांकि नील नदी इससे होकर के गुजरती है, नील नदी का तट मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम सागरों वाला तट देखें तो नहीं मिलेगा। इस हिसाब से ये तटीय बंदरगाह या तटीय शहर नहीं है, ये हो जाएगा गलत। निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा ही सही है। ऑप्शन 1 और 2 इस सवाल का सही जवाब है। बढ़ें अगली खबर की ओर। उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि चीन के द्वारा भारत, नेपाल और तिब्बत ट्राई जंक्शन यानी काला पानी के नजदीक तिब्बत में माबजा जांगबो नदी पर एक नए बांध का निर्माण किया जा रहा है। फिर सवाल आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाघरा या कर्णाली, कोसी, तीस्ता, गंडक या गंडकी, इसमें से किस नदी या किन नदियों का उद्गम नेपाल में है? बेसिकली नेपाल से जुड़ी हुई नदियों पर सवाल ये बनाया गया है। आपको यहाँ एक शब्द दिख रहा है माबजा जांगबो नदी। तो माबजा जांगबो नदी को ही नेपाल में कर्णाली नदी कहते हैं और इसी को भारत में घाघरा नदी कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इनको हम एक एक करके देखें कि इसमें से कौन सी नदी है जिनका उद्गम नेपाल में है। घाघरा या कर्णाली, कोसी, तीस्ता और गंडक या गंडकी। तो पहले हमें दिखेगा यहाँ पर, यह है घाघरा नदी। यहाँ पे इस तरह से आया है, इसकी जो धारा है यहाँ पर आपको मिलेगी, ऐसे है ये यहाँ से। तो इसका जो उद्गम है तिब्बत में है। दूसरी आप देखेंगे गंडक या गंडकी, इसका उद्गम नेपाल से है। तीसरी आप देखेंगे कोसी, कोसी का उद्गम तिब्बत से है। चौथी आप देखेंगे तीस्ता, तो तीस्ता का उद्गम सिक्किम यानी भारत से है। इसमें आपको स्पष्ट नहीं भी दिखा होगा तो यहाँ पर और स्पष्ट दिख जाएगा। तो चूंकि तीस्ता भारत में है ही, हमें पता है। यहाँ पर है घाघरा, ये है गंडकी और ये है कोसी। ठीक है, तो इनका उद्गम नेपाल में नहीं है। केवल एक ही नदी है यानी गंडक या गंडकी जिसका उद्गम नेपाल में है। केवल 4 यानी ऑप्शन डी में इसका उत्तर लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ से जाती हैं। अब जैसे एक सवाल ये भी बन सकता है, या फिर हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है कि कोसी नदी किन किन नदियों से मिलकर के बनती है, इसको भी रिवाइज करते हुए चलिएगा। अगर सवाल आ जाता है तो हम डिस्कस कर लेंगे।
अगली खबर है, इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में भारत फ्रांस सामरिक वार्ता के 36वें दौर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन शरीक हुए थे। ठीक है, एक खबर है बेसिकली। अब उससे जुड़ा हुआ सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फ्रांस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का सदस्य है। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस पर हमने पहले भी बहुत बार बात की है, आपको देशों का नाम याद होना चाहिए, नहीं है तो अभी देख लेंगे। हिंद महासागर के कुछ द्वीप अभी भी फ्रांस के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अगला, डिएगो गार्सिया एक फ्रांसीसी द्वीप है, तो आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। देखें फ्रांस IORA का सदस्य है या फिर नहीं है। इसमें आपको दिख जाएंगे जो भी देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं, वो डार्क कलर से दिए हुए हैं, जैसे भारत है, ईरान है, ओमान, यमन, और बेसिकली जो यहाँ पर तटीय देश हैं लगभग आपको सभी दिख रहे होंगे। अब जो याद रखना है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान नहीं है, इधर पर म्यांमार नहीं है, 2 देश इसमें शामिल नहीं है। पूछा है फ्रांस है क्या, तो फ्रांस यहाँ पर इसका हिस्सा है और इसमें 23 सदस्य देश हैं। तो ठीक है, पहला हो गया सही। दूसरा, हिंद महासागर के कुछ द्वीप अभी भी फ्रांस के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसमें आपको दिख जाएंगे कई सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर अभी भी फ्रांस का अधिकार है, जैसे जो मेडागास्कर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर मौजूद हैं, इनको मार्क किया हुआ है। जैसे यूरोपा आइलैंड यहाँ दिया है, बॉसेस आइलैंड, बेसिस इंडिया, अगला है जुआन दे नोवा। इस तरह कई सारे नाम हैं, यहाँ पर मार्क कर देते हैं, और यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स मौजूद हैं, तो इनको आप देख लीजिए एक बार। इसके अलावा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आता है, वो कहता है डिएगो गार्सिया एक फ्रांसीसी द्वीप है। ये फ्रांसीसी द्वीप नहीं है, ये यूके की टेरिटरी है, जिस पर यूएस का नेवल बेस मौजूद है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर है, इसमें से कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, और ये वाला है डिएगो गार्सिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। इस हिसाब से ये वाला जो विकल्प है ये हो जाएगा गलत। कितने कथन या कौन सा कथन सही है? तीसरा गलत है, तो ऑप्शन बी में है 1 और 2, 2 कथन यहाँ पर सही होते हैं। अगली खबर, जनवरी 2023 में बुल्गारिया ने पड़ोसी तुर्की के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG टर्मिनलों तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, अब इस क्षेत्र को लेकर के भी सवाल बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैस्पियन सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध हैं। ठीक, दूसरा, काला सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध हैं, और तीसरा, लाल सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध हैं। बेसिकली अब आपको लग रहा होगा ये तो सीसेट का हो गया, सीसेट नहीं है। आपने अगर इस बात को ठीक से पढ़ा है कभी भी, कि हमने कई बार सेशन में इस पर चर्चा की है, तो आप इसका बहुत जल्दी जवाब दे पाएंगे। पहला क्या कहता है, कैस्पियन सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध हैं। ठीक, ऐसा क्यों कहा है, इससे समझते हैं। काला सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध है। अच्छा, काला सागर खुले समुद्र को पाता है, उसके जो कई सारी ऐसी जो जल संधियां हैं उससे वो मिलता है, तो इसके पास ओपन एरिया है, तो जो भी देश इससे जुड़ा होगा वो भू आबद्ध कैसे हो सकता है। ठीक, इसी तरह आप लाल सागर समझ लीजिए कि जो भी देश लाल सागर के तट पर होंगे वो भू आबद्ध कैसे हो सकते हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब कैस्पियन सागर के संबंध में ये बात इसलिए याद रखनी है क्योंकि कैस्पियन सागर एक बड़ी झील है, तो वहां पर झील होने के नाते उसके पास कोई भी ओपन एरिया नहीं है, खुला समुद्र नहीं है, इसलिए जो भी देश होंगे वो भू आबद्ध आएंगे। अब नक्शे पर हमें ये दिखेंगे, तो ये वाला क्षेत्र है ब्लैक सी का, ये है रेड सी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और ये है कैस्पियन सागर। तो इससे जुड़े हुए जो देश हैं, जैसे कि अगर हम यूक्रेन की बात करें, तो यूक्रेन कैसे भू आबद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको बॉस्फोरस जल संधि से आगे बढ़ करके फिर भूमध्य सागर तक की पहुंच प्राप्त है। इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर सुएज नहर के पास और यहाँ पर जिबूती के पास से रास्ता मिल जाता है। अब यहाँ पर जो देश हैं जैसे कि उज्बेकिस्तान, ठीक, यहाँ तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, तो ये देश ऐसे हैं जो कि भू आबद्ध कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, कौन से कथन सही है? केवल एक कथन यहाँ पर सही होता है। अगली खबर, पाकिस्तान में व्याप्त आर्थिक एवं राजनीतिक संकटों के बीच जनवरी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को धमकी दी है। अब TTP का उभार स्थिति को और जटिल बनाता जा रहा है। ये उस समय की खबर थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्षेत्रों को हमें ध्यान रखना है। पाकिस्तान से कैसा सवाल बन सकता है? नदियों को लेकर के, उसके क्षेत्रों को लेकर के,
क्योंकि मैप पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस प्रांत या किन प्रांतों से सिंधु नदी नहीं गुजरती है। अगर आपने इसको देखा है तो बहुत आसान लगेगा, अगर आपने पहले कभी पाकिस्तान के मैप पर नदियों को सॉल्व किया है कि भारत से जाने वाली जो नदियां हैं वो किस तरह से वहां पर जाती हैं। ऑप्शन क्या क्या है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। तो आपको बताना है कि सिंधु नदी किन प्रांतों से नहीं गुजर रही। अब इससे पहले एक चीज ये भी महत्वपूर्ण है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि, उसको लेकर के भी सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में इसको देखिएगा। तो इसमें जो भी नदियां इस संधि के अंतर्गत आती हैं वो है चिनाब, झेलम और सिंधु, जिसके स्तर पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उसके जल का अधिकार है प्राप्त करने का। वहां पर भारत के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कुछ संधि के तहत ऐसी बातें हैं कि भारत उन पर बहुत बड़े बांध नहीं बनाएगा, और ऐसी ही उसका जो रन ऑफ द रिवर है, इससे जुड़े हुए रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जबकि सतलज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार मौजूद है, भारत उसमें अलग अलग स्तर पर जो उपयोग है वो कर सकता है। तो अब आते हैं उन प्रांतों पर जहां से सिंधु नदी गुजरती है। तो सिंधु नदी आपको यहाँ दिखेगी इस तरह से, और ये फिर ऐसे आई। तो खैबर पख्तूनख्वा आपको दिख ही रहा है। दूसरा, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बीच में सीमा बनाते हुए दक्षिण की ओर आगे बढ़ रही है, और फिर आगे जाने के बाद ये पहुंच गई सिंध में, और सिंध के बाद फिर आगे जाकर के अरब सागर में। तो आपको दिख रहा है इसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं है, यानी इसकी जो मुख्य धारा है बलूचिस्तान से होकर के नहीं गुजरती, इसलिए बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है अपने आप में काफ़ी सूखा रह जाता है। हालांकि इससे कुछ नहरों को जरूर वहाँ पर लेकर के गए हैं पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो नहीं गुजरती ऑप्शन 2 में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। चलिए अगली खबर है, जनवरी 2023 में पश्चिमी यूरोप का पहला उपग्रह लॉन्च दक्षिणी इंग्लैंड की धरती से किया गया। इसके लिए कॉस्मिक गर्ल नाम के एक एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया गया, जिसने रॉकेट को उपग्रह समेत 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा। तो कॉस्मिक गर्ल जो एयरक्राफ्ट था उसके बारे में याद रखिएगा, ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो लॉन्च था कहां से किया गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। ब्रिटिश द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधान मध्याह्न रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है। यहाँ पर इस शब्द को बिल्कुल ठीक से समझिएगा कि ठीक मध्य की बात कही गई है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया है। अगर ये होता कि लगभग मध्य से गुजरती है तो हम इस पर कुछ और सोचते। अभी आते हैं। तो यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। और तीसरा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचाता है। देखिए प्राइम मेरिडियन जो रेखा है ठीक मध्य से गुजर रही है या नहीं। तो ये है ब्रिटिश आइलैंड्स यहाँ पर, और जो रेखा है ठीक मध्य से तो आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पूर्व की ओर दिख रही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये होगा गलत। उसके बाद, यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो शीतोष्ण कटिबंध में अगर कोई द्वीप या कोई देश होता है तो उसका लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ उसको होना चाहिए। तो ये कहाँ पर आएगा ये हम देख लें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लगभग 50 डिग्री नॉर्थ की स्थितियां हैं, और इसको अगर हम उत्तर की ओर जाकर के देखेंगे तो 60 से कुछ 62-63 डिग्री के आसपास ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है और ये पूर्णतः इस कटिबंध में मौजूद है। तीसरा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहाँ के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आपको यहाँ मिल जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि गर्म जलधारा है और ब्रिटेन की ओर जाती है, और आगे जाकर के ब्रिटेन को पार करने के बाद आपको दिखेगी यहाँ पर नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वेजियन धारा भी फिर और उत्तर की ओर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठीक रहता है और जो तापमान है समुद्र के अंतर्गत वो भी बैलेंस बना रहता है। तो ये भी हो जाएगा सही। अब इसमें से कौन से कथन सही है पूछा गया है, तो आपको 2 सही दिख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, जबकि पहला वाला गलत हो गया है। तो ऑप्शन सी में फिर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब अगली खबर क्या कहती है। जनवरी 2023 में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक एशियाई हाथियों ने नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र में अपने अधिकांश आवासों को खो दिया है। कहां पर? एशियाई हाथियों ने नीलगिरी क्षेत्र में, यानी उनके आवास पर काफी ज्यादा अतिक्रमण हुआ है, ये खबर है। निम्नलिखित हाथी अभयारण्यों या रिजर्व को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अब एलिफेंट रिजर्व जो भी है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको कुछ का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ को आप लिस्ट में से देख लेंगे। कौन कौन से हैं? संबलपुर हाथी रिजर्व, दांडेली हाथी रिजर्व, सिंहभूम हाथी रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व। आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, यानी नॉर्थ टू साउथ। एक एक करके देखें। अब इसमें आपको उत्तर प्रदेश में यहाँ दिख रहा है विकल्पों के हिसाब से 22 नंबर। 22 नंबर कौन सा है? 22 नंबर में दिया है शिवालिक, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो 14 नंबर आपको दिख रहा है, 14 नंबर पर है सिंहभूम, ठीक। 17 नंबर पर है संबलपुर, जो कि कहाँ है? ओडिशा में। उसके बाद कर्नाटक में आ जाएंगे और कर्नाटक में आपको मिलेगा दांडेली। तो इसका जो क्रम होगा शिवालिक, सिंहभूम, संबल और दांडेली, यानी कि 4, 3, 1 और 2। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर के रूप में निकल आएगा। अभी ये मैप अपने आप में और भी काम का है, क्योंकि इसमें जो भी प्रमुख एलिफेंट रिजर्व हैं वो दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक एक करके देख लीजिएगा कि कौन सा जो एलिफेंट रिजर्व है किस राज्य में मौजूद है। लोकेशंस भी नंबर वाइज यहाँ दी हुई है। आगे बढ़े। अगली खबर बताती है कि इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। BRO द्वारा निर्मित यह ब्रिज रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सियोम ब्रिज पहले भी चर्चा में था। कहां पर है लोकेशन, अभी हम मार्क करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियोम नदी असम हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश तथा असम में प्रवाहित होते हुए दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आगे, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान सियोम नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। आपको इसमें से सही कथन बताना है। देखते हैं सियोम नदी कहां से निकलती है, असम हिमालय से निकलती है या नहीं। इसमें आपको दिखेगा यहां पर है सियोम नदी, और ये सिक्किम से लगा करके अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये असम हिमालय के क्षेत्र में आता है। तो सियोम नदी अरुणाचल प्रदेश के पास से है, निकल रही है, और आगे बढ़ने के बाद ये जो दिहांग नदी आ रही है, बेसिकली यही ब्रह्मपुत्र की मूल धारा है, इसमें जाकर के मिल जाती है। तो इसमें से कितनी बातें सही हैं? असम हिमालय से निकलती है, ठीक बात है। अरुणाचल प्रदेश तथा असम में प्रवाहित होते हुए दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ये भी ठीक है कि ये दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। यहाँ आपको और स्पष्ट दिखेगा, ये जाकर के दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र में मिल गई दाईं ओर से, लेकिन ये असम में प्रवाहित नहीं हुई, इस बात को याद रखिएगा। इस हिसाब से ये वाली जो बात है इस कथन को गलत कर देती है। कई बार जब आप कथन पढ़ते हैं, पढ़ने के क्रम में एक दो बातें जहां पता चलती है तो लगता है कि ये सही बात है, लेकिन अगर आपने कथन को पूरा पढ़े बिना ही निष्कर्ष निकाल लिया है कि कथन सही है, कई बार ऐसा होता है कि वो गलत हो जाता है। तो कथन को पूरा पढ़ना है आपको पेपर में जाकर के, और देखना है कि कहाँ तक सही है। हो सकता आधा कथन सही हो और आधा कथन आगे जाकर के गलत उसको कर रहा हो। अगला, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान सियोम नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो इसमें ही आपको मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान दिख जाएगा, ये यहाँ पर है और ये सियोम नदी की धारा आ रही है और इसके बाएं किनारे पर है, ठीक है। अब यहाँ सियोम ब्रिज की भी बात थी। सियोम ब्रिज ये है, ये जो लाल कलर से मार्क किया हुआ है, यहाँ है सियोम ब्रिज। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये है सही। पूछा है कौन सा कथन सही है? केवल 2, यानी ऑप्शन बी में ये विकल्प मौजूद है, दूसरा कथन सही है। अगली खबर, 8 से 10 जनवरी के बीच 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? सवाल अगर पूछा जाए कौन सा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया, PCS में भी पूछा जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शहर और नदी, कौन कौन से हैं शहर और नदी? उज्जैन, शिप्रा, इंदौर, खान, नासिक, गोदावरी, लखनऊ, गोमती। इसमें आपको युग्म बताने हैं कौन कौन से सुमेलित हैं। तो क्या उज्जैन शिप्रा नदी के पास है, इंदौर खान नदी के पास है? देखें, यहां आपको मिलेगा उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के पास मौजूद है, इंदौर खान नदी के पास है। ये दोनों ही बातें सही हैं। इस मैप में आपको थोड़ा सा और स्पष्ट दिख जाएगा। ये है उज्जैन और ये है शिप्रा। शिप्रा आगे बढ़ती है, शिप्रा में ही जाकर के खान नदी मिल जाती है, और फिर इसमें एक नदी और है गंभीर नदी। गंभीर नदी भी आगे जाकर के शिप्रा नदी में मिलती है। फिर ये जो धारा है आगे बढ़ते हुए चंबल नदी में मिलती है, फिर चंबल नदी आगे जाकर के
यमुना में मिलती है और यमुना नदी आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और जो दूसरा है खान नदी, इंदौर, सही है। अब आते हैं तीसरे पे, नासिक आगे दिया हुआ था गोदावरी, तो नासिक यहाँ है और ये बात भी सही है कि ये गोदावरी की धारा के पास से मौजूद है। और अगला लखनऊ और गोमती नदी, तो लखनऊ के बारे में तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, गोमती नदी के तट पर मौजूद है। तो ये चारों ही सही है, ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। असम के दीपोर बील रामसर स्थल में हाल ही में हुई पक्षियों की गणना में यहाँ पक्षियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ लगभग 30 और प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी देखी गई। तो असम के क्षेत्र में पक्षियों से रिलेटेड जो भी अभयारण्य है वो महत्वपूर्ण है। रामसर स्थल भी इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण है और सवाल बनता है, ये सवाल भी उससे जुड़ा है। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में एक से अधिक रामसर स्थल नहीं है। स्टेटमेंट थोड़ा वेग लग सकता है लेकिन अभी देखेंगे। भारत में तटीय रामसर स्थलों की तुलना में अंतः स्थलीय रामसर स्थल अधिक संख्या में है, यानी तट पर ना होकर के जो भारत के अंदर वाले बॉडीज में है, यानी ऐसे स्टेट्स में है जो तट से दूर है, वहां पर कहा गया है कि ज्यादा है। अगला, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक भी रामसर स्थल नहीं है। तो आपको बताना है कौन से यहाँ पर जो कथन है वो सही है। पहले से शुरू करें, पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में एक से अधिक रामसर स्थल नहीं है, यहाँ आपको दिख जाएगा। जो नीले रंग से डॉट दिखाए गए हैं वो सभी रामसर स्थल हैं और इसमें उसकी सूची दी हुई है। पहले आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम शुरू करें। तो यहाँ आपको दिखेगा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एक असम में है, एक यहाँ त्रिपुरा में है, एक यहाँ मिजोरम में है और एक मणिपुर में है। मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो एक से अधिक रामसर स्थल नहीं है, सही है। अगला, भारत में तटीय रामसर स्थलों की तुलना में अंतः स्थलीय रामसर स्थलों की संख्या अधिक है। इसमें आप अगर काउंट भी करने बैठेंगे फिर भी आपको मध्य भारत के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और इधर वाले क्षेत्रों में दिख रहा होगा कि ज़्यादा है, यानी तट से दूर ज़्यादा स्थितियाँ मौजूद है, ज़्यादा संख्या में है। अगला, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक भी रामसर स्थल नहीं है। पहले आपको लग सकता है कि गलत स्टेटमेंट है लेकिन ये बात सही है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक भी रामसर स्थल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है। अब अगर हम इनको राज्यवार देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि किस राज्य में कौन कौन से रामसर स्थल मौजूद हैं। अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले नंबर पर है जहाँ सबसे अधिक रामसर स्थल है। दूसरे नंबर पर अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, इसमें दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाई होता हुआ दिखेगा पंजाब और ओडिशा के बीच में, दोनों में ही 6 रामसर स्थल मौजूद हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल इससे बन सकता है। चलिए अगली खबर है, हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन में हो रहे धसाओं की दर में तेजी आई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इलाके को खाली करने की कार्यवाही भी तेज कर दी गई है। इस खबर से आप लोग परिचित होंगे, इस पर हमने कई सारे जो प्रोग्राम हैं अलग से किए थे, तो अगर आप उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देखिएगा। अब इस खबर से जुड़ा हुआ जो सवाल है मैप पर पूछा जा सकता है। पहला है, बद्रीनाथ की तुलना में केदारनाथ जोशीमठ के अधिक निकट है। दूसरा, विष्णुप्रयाग इसके काफी निकट है जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम है। सही कथन आपको बताना है। तो बद्रीनाथ की तुलना में केदारनाथ क्या जोशीमठ के अधिक निकट है? देखिए ये है जोशीमठ और ये है बद्रीनाथ, ये है केदारनाथ। अब आप देखेंगे जो रास्ता है वो सीधा बद्रीनाथ को जोशीमठ से कनेक्ट करता है, यानी कि केदारनाथ दूर है और पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी ये उल्टा लिखा है, बद्रीनाथ ज़्यादा नज़दीक है जोशीमठ के। अगला, विष्णुप्रयाग जोशीमठ के निकट है जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम है। यहाँ आपको मिलेगी अलकनंदा और धौलीगंगा, ये दोनों ही जोशीमठ के नज़दीक 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा, वहाँ पर जाकर के मिलती हैं। विष्णुप्रयाग यहाँ पर मौजूद है, तो ये बात सही है, संगम है। कौन सा सही है? केवल 2, ऑप्शन बी में दिया है। अब चूंकि क्षेत्र महत्वपूर्ण था इसलिए वहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं
उनको लेकर के सवाल बनाए जा सकते हैं। अगली खबर है, जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का लोकार्पण किया गया था। पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ चलता है। जैसा प्रश्न में है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास निम्नलिखित में से किन राष्ट्रीय जलमार्गों यानी नेशनल वाटरवेज से होकर के अनिवार्यतः गुजरेगा। अब आपको बताना है NW1, NW2 और NW यानी नेशनल वाटरवेज 3। देखें कहाँ कहाँ जाएगा और कब ये गया था। इसकी जो खबर है जिस समय चर्चा में था यहाँ दी हुई है। इसका जो मार्ग था वो वाराणसी से होकर के आप देखेंगे पटना, फिर आगे कोलकाता, कोलकाता से होते हुए ढाका और आगे जाकर के डिब्रूगढ़ के नज़दीक तक ये पहुंचा था। अब यहाँ पर कौन कौन से वाटरवेज आएंगे, तो पहला हम देखें इलाहाबाद से या प्रयागराज से यहाँ हल्दिया तक है नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है, जो कि गंगा नदी पर मौजूद है, तो NW1 आ जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ हल्दिया से थोड़ा सा आगे जाकर के यहाँ तक इस तरह से आपको मिलेगा, तो ये यहाँ से ही मुड़ गया है, तो ये दूसरा वाटरवेज भी ले लेगा, यानी कि तो इलाहाबाद तक आएगा। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ से मुड़ रहा है, तो मुड़ने के बाद ये फिर चला गया यहाँ धुबरी से सदिया वाला नेशनल वाटरवेज 2 के पास, तो NW1 और NW2 ले लिया। लेकिन जो NW3 की बात है, NW3 यहाँ है कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक, यानी केरल वाले क्षेत्र में, ये बहुत दूर हो गया है। इसका उत्तर क्या है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी 1 और 2 यहाँ से होकर के अनिवार्यतः गुजरेगा। अगली खबर है, जनवरी 2023 में पश्चिम बंगाल के एक मंत्री अरूप विश्वास के हवाले से कहा गया कि गंगा सागर मेला में इस साल रिकॉर्ड 31 लाख श्रद्धालु पहुंचे। तो ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ स्टेटमेंट दिया है, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अंतर्गत यह द्वीप राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले वार्षिक मेले के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक अनुमान के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। तो आपको बताना है यह जो स्टेटमेंट है, विवरण है, किस द्वीप के लिए सबसे ज़्यादा उचित आपको प्रतीत होता है। तो चूंकि आप चीटिंग कर सकते हैं, आपने खबर देख ली है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सागर द्वीप, जहाँ पर गंगा सागर मेला लगता है। और इसे ही गंगा सागर द्वीप भी कई जगहों पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। कहाँ है ये, यहाँ पर मौजूद है गंगा सागर द्वीप। अगर इसमें नहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये है। इसमें कुछ और भी द्वीपों की चर्चा है, जैसे कि स्वराज द्वीप, कनिका द्वीप और डलहौजी द्वीप, ये कहाँ कहाँ है, इसको भी एक बार समझ लें। तो गंगा सागर तो आपने देख लिया, यहाँ है। इसके ही थोड़ा पूर्व में जाएंगे तो आपको डलहौजी आइलैंड मिल जाएगा। और यहाँ अगर आएंगे ओडिशा के पास भितरकणिका वाले क्षेत्र में, तो कणिका आइलैंड ही है जिसके भितरकणिका वाला, इसके और भीतरी इलाके में, इसलिए उसको भितरकणिका कहते हैं। तो कणिका आइलैंड ये है। और अगर आप स्वराज द्वीप में आएंगे तो स्वराज द्वीप यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार वाले आइलैंड में, अंडमान में बेसिकली ये मौजूद है। इसका उत्तर आपने देख लिया, ऑप्शन ए। अगली खबर, जनवरी 2023 में द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। सवाल क्या है, शहरों की आपको अवस्थिति पर विचार करना है। कोल्लम, पलक्कड़, तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी, इसमें से कौन से तटीय शहर नहीं हैं। अब एक शहर कौन कौन से तट पर मौजूद है वो आपको बताने हैं, एक एक करके देखें इन्हें। तो यहाँ पर आपको इस नक्शे में दक्षिण भारत के ये मिल जाएंगे। पहला आपको यहाँ दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा नीले रंग से है, लेकिन ये है पलक्कड़ जो यहाँ मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि लैंडलॉक्ड सा है, यानी तट पर नहीं है। दूसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली भी तट पर नहीं है। जो तट पर हैं वो कौन से हैं, कोल्लम और थूथुकुडी या फिर तूतीकोरिन, इसको ही कहते हैं। तूतुकुड़ी और कोल्लम दोनों तट पर हैं, यानी कि ये और ये तट पर हैं।
ये दूसरा और तीसरा तट पर नहीं है। उसने क्या पूछा है, कौन से शहर तट पर नहीं है, तो जो उत्तर में होगा पहला और चौथा नहीं लगाना है, दूसरा और तीसरा आपको मार्क करना है जो कि तट पर नहीं है। चलिए अगली खबर है, बीते जाड़े के मौसम में लोकटक झील में लगभग 90 साल बाद एक दुर्लभ प्रजाति की बतख कौन सी ग्रेटर स्कूप को देखा गया है। प्रश्न क्या है, झील दी हुई है और राज्य दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। तो लोकटक मणिपुर, पराशर हिमाचल प्रदेश, दुर्गम चेरुवु ये है असम, आगे दिया हुआ है किलिवेली तमिलनाडु। एक एक करके देखें। तो पहला लोकटक मणिपुर में है यहाँ, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है पराशर हिमाचल, तो पराशर यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। अगला है दुर्गम चेरुवु, क्या दिया है, कहाँ है, असम में, ये असम में नहीं है, ये तेलंगाना में है, ठीक। और चौथा है किलिवेली, आगे दिया है तमिलनाडु, तो किलिवेली आपको इस तट पर मिल जाएगा तमिलनाडु के पास, ये सही है। जो सुमेलित नहीं है वो है तीसरा जो कि सुमेलित नहीं है। तो युग्म पूछे हैं, कितने युग्म सुमेलित नहीं है, 3 युग्म सुमेलित हैं, केवल 1 युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन प्रश्नों का हमने अभ्यास किया है उसको मैप पर मार्क करना है आपको। उम्मीद है आप लोग इस सलाह को मान रहे होंगे और मैप पर मार्क कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो मार्क कर रहे हैं, जो नहीं लिखेंगे मान लिया जाएगा कि नहीं मार्क कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और सुझाव हो, कोई और सवाल हो, कुछ और जानना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य नए सवालों के साथ जो कि पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत ही हम कवर करेंगे। शुक्रिया।